पंजाब के बंगा नाम के छोटे से गांव में 28 सितंबर 1907 को भगत नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका परिवार, जिसके मुखिया किशन सिंह और विद्यावती थे, आजादी की लड़ाई में पूरी तरह डूबा हुआ था। देशभक्ति उनकी विरासत थी। भगत के पिता और चाचा जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अक्सर विरोध प्रदर्शनों या जेल में होते थे। घर बलिदान और क्रांति की कहानियों से भरा रहता था, जिसने भगत की शुरुआती यादों को आकार दिया। खिलौनों के बजाय भगत आजादी के विचारों के साथ खेलते थे, जो उन्हें प्रतिरोध की कहानियों से प्रेरित थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत अपने लोगों की पीड़ा देखी और गहरी सहानुभूति और गुस्सा महसूस किया। बचपन में भी उन्होंने एक बार कहा था कि वह ब्रिटिशों को भगाने के लिए बंदूकें बो रहे हैं। परिवार के साहस और समय की अर्जेंसी ने उनमें एक उद्देश्य की भावना भर दी। भगत ने जल्दी ही सीख लिया था कि आजादी मिलती नहीं है, बल्कि स्ट्रगल से कमाई जाती है। उनके हीरो उनका अपना परिवार था, उनका साहस उनका पहला सबक था। घर में क्रांति के माहौल ने कम उम्र से ही उनके चरित्र को आकार दिया। भगत सिर्फ किशन सिंह के बेटे नहीं थे, वह भारत माता के बेटे थे। एक क्रांतिकारी के बीज बंगा की मिट्टी में बोए गए थे। भगत सिंह की यात्रा शुरू हो चुकी थी। भगत सिंह ने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में पढ़ाई की। यह एक ऐसा स्कूल था जिसे उसके राष्ट्रवादी आदर्शों के लिए चुना गया था। यहां उन्होंने भारत की विरासत पर गर्व करना सीखा और अतीत के नायकों की कहानियों से प्रेरित हुए। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब वह सिर्फ 12 साल के थे, ने एक गहरा निशान छोड़ दिया। उन्होंने उस जगह का दौरा किया, खून से सनी मिट्टी इकट्ठा की और आजादी के लिए लड़ने की कसम खाई। इस त्रासदी ने उन्हें एक लड़के से एक दृढ़ युवा क्रांतिकारी में बदल दिया। उन्होंने विश्व क्रांतियों पर किताबें पढ़ी और मार्क्स और बकुनिन जैसे विचारकों से प्रभावित हुए। नेशनल कॉलेज में उन्होंने बहस की, क्रांतिकारी पैम्फलेट्स के लिए लिखा और सुखदेव जैसे भविष्य के कॉमरेड्स से जुड़े। उनके शिक्षकों ने उनमें एक तेज बुद्धि और न्याय के लिए एक जलता हुआ जुनून देखा। भगत अब सिर्फ एक फॉलोवर नहीं थे, वह एक लीडर बन रहे थे, जो अपना जीवन इस काम के लिए समर्पित करने को तैयार थे। बंगा का लड़का अब एक क्रांतिकारी बनने की राह पर था। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद भगत सिंह अहिंसक विरोध से निराश हो गए। उन्होंने घर छोड़ दिया, यह घोषणा करते हुए कि उनका जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित है। कानपुर में बलवंत के नाम से वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए और प्रमुख क्रांतिकारियों से मिले। भगत ने बम बनाना और रणनीति सीखी, लेकिन आइडियोलॉजी और मैस सपोर्ट पर भी जोर दिया। वह पंजाब लौट आए, युवाओं को ऑर्गेनाइज्ड किया और 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस समूह ने युवाओं को एक सेक्युलर सोशलिस्ट भारत के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लिटरेचर प्रकाशित की, विरोध प्रदर्शन किए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को एकजुट किया। भगत का कारिश्मा और इंटेलेक्ट कई लोगों को इस काम से जोड़ा। वह अब एक नेता थे जो क्रांतिकारी आंदोलन की दिशा तय कर रहे थे। कार्य और विचारों का मार्ग तय हो चुका था। काकोरी षड्यंत्र केस के बाद HRA अस्त व्यस्त हो गया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य ने एक नए विजन के साथ आंदोलन को फिर से बनाया। 1928 में एक गुप्त बैठक में भगत ने सोशलिज्म को अपने लक्ष्य के रूप में तर्क दिया। सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक आजादी भी। यह समूह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बन गया, जिसका लक्ष्य एक समाजवादी भारत था। उनके मैनिफेस्टो ने एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त एक रिपब्लिक की मांग की, जिसमें इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण हो। भगत वैचारिक नेता थे, आजाद कमांडर इन चीफ। उन्होंने गुप्त बम कारखाने स्थापित किए और राष्ट्र को जगाने के लिए कार्रवाइयों की योजना बनाई। HSRA अब एक अनुशासित, उद्देश्यपूर्ण शक्ति थी। उनकी क्रांति की एक नई रेडिकल दिशा थी। 1928 में साइमन कमीशन के आने से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें भगत सिंह और HSRA भी शामिल थे। पुलिस, जिसका नेतृत्व सुपरिंटेंडेंट स्कॉट कर रहे थे, ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से हमला किया। लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी मृत्यु ने भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स में आग लगा दी।
HSRA ने स्कॉट को निशाना बनाकर राय का बदला लेने की कसम खाई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने अपनी योजना को अंजाम दिया। गलत पहचान के कारण उन्होंने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स को गोली मार दी। शहर सदमे में था। ब्रिटिशों को संदेश स्पष्ट था। क्रांतिकारी भाग गए, लेकिन उनके कृत्य ने राष्ट्र को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। यह एक टर्निंग पॉइंट था। पूरे भारत के युवा प्रेरित हुए। ब्रिटिश अब भगत सिंह को एक बड़ा खतरा मानते थे। दांव पहले कभी इतने ऊंचे नहीं थे। क्रांति एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह जानते थे कि अकेले सिंबॉलिक कार्य पर्याप्त नहीं थे। HSRA ने दमनकारी बिलों के खिलाफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक नाटकीय विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। उनका लक्ष्य देश और दुनिया को सुनना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में हार्मलेस बम फेंके, जिससे पैनिक हुई, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने मोटिव्स को समझाते हुए लीफलेट्स बिखेरे। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अपनी गिरफ्तारी को अपने संदेश को फैलाने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। इस कार्य ने पूरे भारत में सुर्खियां बटोरी। भगत सिंह ने असेंबली को क्रांति के लिए एक मंच में बदल दिया था। उनके विरोध की आवाज पूरे देश में गूंज उठी। ब्रिटिशों को युवाओं की शक्ति से जूझना पड़ा। क्रांतिकारियों ने राष्ट्र की इमेजिनेशन पर कब्जा कर लिया था। जेल में भगत सिंह की लड़ाई जारी रही, इस बार विचारों के साथ। उन्होंने अपने ट्रायल का इस्तेमाल यह समझाने के लिए किया कि क्रांति का मतलब सामाजिक परिवर्तन था, न कि हिंसा अपने आप में। पॉलिटिकल कैदियों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता था, इसलिए भगत और उनके साथियों ने बेहतर परिस्थितियों के लिए भूख हड़ताल शुरू की। यह हड़ताल हफ्तों तक चली, जिससे बड़े पैमाने पर पब्लिक सपोर्ट मिला और ब्रिटिश हिल गए। भगत सिंह ने बहुत पढ़ा, एक डिटेल्ड जेल डायरी रखी और मैं नास्तिक क्यों हूं जैसे पावरफुल एसेज लिखे। अधिकारियों ने उन्हें सैंडर्स केस से जोड़ा, जिससे लाहौर षड्यंत्र ट्रायल हुआ। शैम ट्रायल के बावजूद भगत ने जेल को एक यूनिवर्सिटी में बदल दिया, लाखों लोगों को प्रेरित किया। भूख हड़ताल में जतिन दास की जान चली गई, जिससे राष्ट्रीय आक्रोश और बढ़ गया। सरकार ने कुछ मांगों को मान लिया, लेकिन भगत का जज्बा अटूट रहा। वह प्रतिरोध और इंटेलेक्ट का प्रतीक बन गए। यहां तक कि सलाखों के पीछे भी उन्होंने विचारों की लड़ाई लड़ी। उनके लेखन और डिफाइंस ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया। एक विचारक के रूप में भगत सिंह की विरासत पर मुहर लग गई। फैसला इनएविटेबल था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई। दया की अपील पूरे देश में फैल गई, लेकिन ब्रिटिशों ने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने अंतिम दिनों में भगत सिंह शांत रहे, पढ़ते, लिखते और अपने परिवार को कंफर्टिंग करते रहे। उन्होंने अपनी फांसी को क्रांति का अंतिम कार्य माना। 23 मार्च 1931 को तीनों सिर ऊंचा करके फांसी के फंदे की ओर चले, इनकलाब जिंदाबाद गाते हुए। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधने से इनकार कर दिया। साहस के साथ मौत का सामना किया। उनकी गुप्त फांसी उन्हें चुप कराने में विफल रही। खबर फैल गई, जिससे आक्रोश फैल गया। ब्रिटिशों ने उनकी यादों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। भगत सिंह का बलिदान आजादी के लिए एक रैलीइंग क्राई बन गया। राष्ट्र ने शोक मनाया, लेकिन क्रांति की लौ और तेज जल उठी। उनकी शहादत ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। भगत सिंह की लेजेंड का जन्म हुआ। उनका अंतिम कार्य इतिहास में गूंज उठा। भगत सिंह की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को बदल दिया, उन्हें एक राष्ट्रीय आइकॉन बना दिया। उनका नाम भारतीय पीढ़ियों के लिए एक रैलिंग क्राई बन गया। उन्होंने युवाओं को एक न्यायपूर्ण, समान और स्वतंत्र भारत का सपना देखने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह की विरासत सिर्फ उनकी बहादुरी में नहीं, बल्कि उनके विचारों में है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और तर्कवाद। उन्होंने गरीबी, असमानता और धार्मिक संघर्ष से मुक्त भारत की कल्पना की थी। उनके लेखन, विशेष रूप से मैं नास्तिक क्यों हूं, एक ऐसे दिमाग को प्रकट करते हैं जो अपने समय से आगे था। उन्होंने सिखाया कि सच्ची देशभक्ति का मतलब न्याय और सभी के कल्याण के लिए लड़ना है। भगत सिंह उन लोगों के लिए एक बीकन बने हुए हैं जो अन्याय को चुनौती देते हैं। उनका जीवन दिखाता है कि जीवन का मूल्य उसकी लंबाई से नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से मापा जाता है। वह हर पीढ़ी के लिए एक हीरो है, साहस और कन्विक्शन का प्रतीक है।
भगत सिंह की कहानी एक इटर्नल फ्लेम की कहानी है। उनका बलिदान और विचार एक बेहतर दुनिया को प्रेरित करते रहते हैं। शहीद ए आजम भगत सिंह भारत के दिल में Yeah.